नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 24 न्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और ये आपको हेल्प करेगा आरबीआई ग्रेड बी से बी एग्जिम नाबार्ड जितने भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हैं उनमें। तो इस वीडियो को देखा करो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करेगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं उनके लिए तो ये है ही है, और जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये काम आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखा करो और इस चैनल में रोज ऐसे वीडियो आते रहेंगे और एडिटोरियल भी आएगा कुछ समय बाद। तो इस चैनल पे बने रहो, आपको जरूर फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहली न्यूज है वो ये है, Amazon raises export target from India $80 billion by 2030। मतलब जो Amazon है वो रेज करेगा अपना एक्सपोर्ट को इंडिया में, और कितना करेगा ये $80 बिलियन का। कब 2030 तक इतना एक्सपोर्ट टारगेट को रेज करेगा। ठीक है, तो ये कब करता है, मतलब अमेजोन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही है अमेजोन के जो बिजनेस है। तो रैपिडली ग्रोइंग क्विक कॉमर्स स्पेस इन द रिसेंट मंथ, मतलब इसमें जो अभी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, जिससे अमेजोन ने ये तय किया है कि अपना जो एक्सपोर्ट है वो टारगेट को बढ़ाएगा। और क्या करेगा इसमें? दूसरा जो अनाउंसमेंट किया है अमेजोन वो ये है कि यहाँ पे तो है कि टारगेट को 80 बिलियन तक बढ़ाना है 2030 तक, और यहाँ पे $20 बिलियन है 2025 तक। मतलब ये भी 2025 तक $20 बिलियन बढ़ाएगा और 2030 तक $80 बिलियन को बढ़ाएगा। और ये सब किसके लिए कर रहे हैं? विकसित भारत, मतलब विकसित भारत को प्रमोट करने के लिए अमेजोन ने ऐसा फैसला लिया है। तो याद रखना है, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बन सकते हैं इस पे क्वेश्चन। अगला न्यूज है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज डाउन 14% एट इतना 35,943 करोड़ से कम हुआ है म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो इनफ्लो है। मतलब इनफ्लो वो होता है जिसपे कि जो पब्लिक हो पैसा अगर किसी पे लगाते हैं तो वो क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। और जैसे जिसमें से चलेगा, मतलब जो चीज को क्विट कर दिए, एग्जिट कर दिए, उसको बोलते हैं आउटफ्लो। मतलब वो कंपनी छोड़ के जो अगर जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? आउटफ्लो। तो यहाँ पे डाउन हुआ है 14% पे, और इतने करोड़ रुपए है नवंबर में। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज मॉडरेटेड इन नवंबर, मतलब नवंबर में थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब ठीक ठाक था, जो कि अभी क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। इसमें इन्वेस्टमेंट की कमी हुई, मतलब कम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। एक्टिव एमएफ स्कीम रिसीव्ड इतने करोड़ नवंबर, मतलब जो म्यूचुअल फंड स्कीम थी वो 35,943 करोड़ नवंबर में इतना पैसा इस पे आया था, जो कि 14% कम हो गया है, डाउन हुआ है 14% से। और जो है इसके ऑल टाइम हाई इनफ्लो इतने करोड़ थे अक्टूबर, मतलब ये अक्टूबर में भी ज़्यादा था और नवंबर में इतना हो गया। मतलब इसमें जो बोल रहा है कि 14% की इसमें कमी देखने को मिली है, जो कि अक्टूबर में था 41,887 करोड़ और नवंबर में हो गया 35,943 करोड़। तो बेसिकली ये है कि इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है उसमें एक महीने में ही 14% की कमी देखी गई है। नेक्स्ट, RBI approved Burman's 26% stake buy in REL। REL क्या है? रेली गियर इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे RBI जो है अप्रूव कर दिया है बर्मन्स के 26% स्टेक बाय करने के लिए। मतलब जो बर्मन है REL में 26% हिस्सा ले रहे हैं, उसको RBI अप्रूव किया है। विल डिसाइड दी
फ्यूचर ऑफ कंपनीज एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रश्मि सलूजा इसके चेयरमैन हैं। रीअपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर द एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल फॉर 31 दिसंबर, मतलब ये जो मीटिंग है 31 दिसंबर को, उसमें ये चीज डिसाइड होगा। The AGM come just week after the Reserve Bank of India Monday approved the Burmans। तो जब RBI अप्रूव किया तब इन्होंने तय किया कि 31 दिसंबर को मीटिंग करेंगे और इसको ये डील को पक्की करेंगे। प्लान टू रेज देयर स्टेक इन कंपनी फ्रॉम 25% टू 51% वाया इन ओपन ऑफर, मतलब ये 25% तो रखे ही हुए हैं और इसको ये 26 और ले लेंगे तो इनके पास टोटल जो हिस्सेदारी है वो 51% हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, RIL, ठीक है, रिलायंस है बेसिकली, सीक अप टू 3 बिलियन लोन टू रीफाइनेंस डेब्ट ड्यू इन 2025, मतलब जो रिलायंस है वो $3 बिलियन का लोन लेगी जो अपने डेब्ट हैं 2025 के उनको पूरा करने के लिए। बिलियनियर मुकेश अंबानी ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। टैग विथ बैंक्स फॉर borrowing as much as 3 बिलियन, मतलब $3 बिलियन लोन लेने के लिए वो बैंक से बात कर रहे हैं। इन व्हाट कुड पोटेंशियली बी द लार्जेस्ट ऑफ सोर लोन फ्रॉम इंडिया, मतलब ये सबसे बड़ा लोन होगा अभी तक का। half a dozen banks are in discussion with higher for the loan, ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा जो बैंक से इसको डिस्कस कर रहे हैं लोन देने के लिए। विच वुड बी सिंडिकेटेड टू वाइडर मार्केट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, मतलब ये जो लोन है अप्रूव होगा फर्स्ट क्वार्टर के 2025, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है इस पे। गूगल मैप्स ऑफर फ्री एक्सेस टू डेवलपर्स अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है। Google Maps on Tuesday announced that it is expanding free usage limit for developers across the world। तो जो Google Map है वो फ्री एक्सेस देगा किनको? डेवलपर्स को, ये पूरे वर्ल्ड पे, मतलब एक नया जो Google का इनिशिएटिव है। ग्रांटिंग देम फ्री एक्सेस, ग्रांटिंग मतलब परमिशन देना, फ्री एक्सेस की जो है परमिशन देगा Google इन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स अप टू अ मंथली लिमिट फ्रॉम 1 मार्च 2025, मतलब 1 मार्च 2025 से इनको फ्री एक्सेस देंगे और इसका जो मंथली लिमिट भी होगा, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड चीजें होगी। अक्सर ही ऐसा होता है जो कंपनी फ्री देती है उसमें जो है कुछ लिमिट होता है कि आप इतना करो उसके बाद प्रीमियम लो। इन इंडिया दिस चेंजेस मीन दैट इंस्टेड ऑफ द फिक्स्ड $2,000 मंथली, मतलब इंडिया में ये फिक्स है $200 मंथली, क्रेडिट डेवलपर्स कैन सून एक्सेस, मतलब इतना उनको पे करना पड़ेगा तब वो इसको एक्सेस कर पाएंगे अप टू $6,800, जो मतलब इतना से लेके इतना तक इसका जो प्लान होगा, और वो फ्री यूजेस होगा एवरी मंथ, और ये होगा किसके लिए? सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो गूगल मैप्स यूज करते हैं डेवलपर्स, उनके लिए सर्विस है कि उनको कुछ दिन फ्री दिया जाएगा, फिर उनसे इतना चार्जेस किए जाएंगे, और ये ऑल वर्ल्ड पे होगा जिसमें इंडिया में भी है। और इन्होंने बताया है कि जो इंडिया के लिए है इतना अमाउंट जो है फिक्स है जो फ्री यूजर्स के लिए है एवरी मंथ, और इंडिया वालों को इतना पे करना होगा। अगले न्यूज पे आते हैं। इंडिया स्टार्टअप में एड 1 ट्रिलियन टू इकोनॉमी बाय 2030, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो ऐड करेंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, कब तक? 2030 तक। और ऐसा कौन कह रहा है? KPMG, ठीक है। इंडियन स्टार्टअप्स में कंट्रीब्यूट $1 ट्रिलियन टू द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू अ व्हाइट पेपर, मतलब एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया जाता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है इकोनॉमी पे, और ये व्हाइट पेपर कौन लाता है? ये ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है जिसको बोलते हैं KPMG, अनवील्ड बाई KPMG, यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 23 स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूटेड 10 to 15%, मतलब जो स्टार्टअप्स हैं 16 से लेकर 23 तक में 10 से 15% क्या कर चुके हैं? कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं।
ठीक है। इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द पेपर, मतलब इतनी ग्रोथ रही है, इस पेपर पे ऐसा लिखा हुआ है। अब जो है जो जून 24 है उस पे क्या हुआ, उसमें हमारे जो मंत्रालय है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, उन्होंने ये बताया कि जो टोटल स्टार्टअप थे वो कितने थे, 1,40,803 स्टार्टअप्स जो करंटली वर्किंग है इंडिया में, ऐसा उन्होंने बताया। क्रेडिट ओवर 1.55 मिलियन जॉब, और ये जो स्टार्टअप है कितना जॉब दे रहे हैं, 1.55 मिलियन जॉब्स यहाँ पे दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 56 ऐसे भी सेक्टर हैं जिनको अभी खोजा गया है, मतलब 56 और सेक्टर है जो स्टार्टअप्स के वो भी है, उनका डेटा एडिशनली बताया हुआ है डिपार्टमेंट ने। तो इस चीज को याद रखना है कि इंडियन स्टार्टअप ऐड कर सकते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, कब तक, 2030 तक। समझते। अपकमिंग क्वेश्चन में इनसे आगामी होने वाला जिसको बोलते हैं वो न्यूज है। अगला अगला जो न्यूज है वो RBI के ऊपर है, जो RBI के अभी गवर्नर बने। व्हाट इज बेस्ट फॉर द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के लिए क्या बेस्ट होना चाहिए। अ डे आफ्टर अपॉइंटमेंट एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो अभी संजय मल्होत्रा बने हैं कौन से 26वें गवर्नर है RBI के, और ये पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ठीक है। उन्होंने कहा है वन मस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड डू व्हाट वाज द बेस्ट फॉर द इकोनॉमी। उन्होंने बात की है बेस्ट, मतलब इकोनॉमी के लिए क्या बेस्ट है। मल्होत्रा 56, ठीक है, 56 मतलब नंबर दिया है कि जो गवर्नर है वो इज टेकिंग ओवर एज द गवर्नर एट अ टाइम देयर इज ग्रोइंग क्लेमर फॉर अ कट इन द रेपो रेट, मतलब जो रेपो रेट के लिए जो क्लेमर फैला हुआ है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। टू सपोर्ट ग्रोथ विच स्लोज, ये ग्रोथ को सपोर्ट करेगा जो कि स्लो है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। टू अ सेवेंथ क्वार्टर लो है कितने परसेंट से, 5.4% इन जुलाई सितंबर फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब ये जो सेवेंथ क्वार्टर लो पे है 5.4%। ठीक है। जो लास्ट वीक पे था जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI जो कंडक्ट करता है वो आया था बेंचमार्क, उसमें क्या था कि जो रेपो रेट था वो 6.5% पे था, और वो कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए रिड्यूस किया गया था। इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने के लिए CRR को रिड्यूस किया गया था 50 बेसिस पॉइंट से, और इससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी है सिस्टम में डाली जाएगी। अगर CRR कम हुआ तो बैंक RBI से ज़्यादा लोन ले पाएंगे, बेसिकली इसका मोटिव होता है। तो ही मल्होत्रा ने जो है उन्होंने बात की है इस पे कि जो सेवन क्वार्टर लो पे है हमारा जो ग्रोथ है, रेपो रेट क्या क्या बोलते हैं, कट रेपो रेट पे सेवन क्वार्टर लो पे है 5.4% इन जुलाई सितंबर फाइनेंशियल ईयर 25। ओके। तो वही बात की है इन्होंने कि मतलब इकोनॉमी के लिए क्या बेस्ट होना चाहिए, और भी आगे न्यूज आएंगे उस पर, तो और अच्छे से ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, रूपी हिट्स न्यू लो ऑफ 84.85 वर्सेस डॉलर। अब यहाँ पे रूपी को डॉलर से कंपेरिजन यहाँ पे बता रहे हैं। द रूपी स्लम्प्ड टू अ न्यू लो, मतलब जो हमारा रुपया है इंडियन, उसने क्या किया है, लो मतलब उसकी वो वैल्यू जो है कम हुई है। यहाँ पे डॉलर की क्या हुई, बढ़ी है, हमेशा बढ़ती है, मतलब रुपया कम होता है डॉलर बढ़ता है। When government bond yields softened on Tuesday, a day after Revenue Secretary Sanjay Malhotra was appointed the new Reserve Bank of India governor. The appointment fueled expectation of a potential rate cut by the RBI Monetary Policy Committee in February, said market expert. जो मार्केट एक्सपर्ट है वो ये मान रहे हैं कि जो मल्होत्रा है वो RBI की जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आएगी फरवरी में, उसमें जो रेट कट है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, foreign exchange traders expect Malhotra to adopt a more flexible approach to policies concerning the dollar-rupee exchange rate.
जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्होत्रा एक अच्छी फ्लेक्सिबल अप्रोच लाएंगी पॉलिसी कंसर्न के लिए डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। रुपये जो है कम हो रहा है, डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिक्लाइंड इन 4.5% इन नवंबर। लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो कम हुआ है 4.5% से नवंबर में। The new business premium of life insurance company in November 2024 slipped by 4.5%. Okay, year on year to 25,306.56 करोड़। मतलब इतने की कमी होगी, कितने तक रह गया है? 25,306 करोड़ का। ओके, ट्रैकिंग a drop in the business of the giant life insurance corporation of India even as the growth in premium of private sector। मतलब जो है कि लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो है उनमें ग्रोथ हुई है। प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉशन दी फॉल। अच्छा, मील वाइल मतलब इसके अलावा जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस रिपोर्टेड आ 4.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो लोग नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो इंश्योरेंस होते हैं उनमें 4.5% की क्या ग्रोथ देखी गई है उनके प्रीमियम में इन नवंबर। और एक की बात है नवंबर की। ऑन टू अ बिग ग्रोथ ऑफ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस एंड न्यू प्रीमियम रिपोर्टिंग फॉर्मेट वाज इफेक्टिव। जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाते हैं किनके? हेल्थ इंश्योरेंस न्यू प्रीमियम जो पे करते हैं उनकी बात हो रही है। 1 अक्टूबर से इनका जो डेटा है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, ऑनलाइन का क्वेश्चन है। इंडिया फॉर पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज क्राइटेरिया फॉर फिशर्स। ओके, जो इंडिया है वो पुश कर रहा है यूज ऑफ पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज। पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी ये क्या होता है? मतलब एक जो कैपिटल है उस पर कितनी सब्सिडी देनी चाहिए। मतलब कभी इस पे तय नहीं होता है कि किस बिजनेस में कितनी सब्सिडी की जरूरत है और उसको कितना देना चाहिए। क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन सब्सिडीज दैट रिजल्ट इन ओवर फिशिंग एंड ओवर कैपेसिटीज। मतलब कई बार ऐसा होता है इसको कम की जरूरत है उसको ज्यादा चला जाता है, इसको ज्यादा की जरूरत है उसको कम चला जाता है, ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के अनुसार इंडिया सबमिटेड अ पेपर एट द WTO डिजाइनिंग डिसिप्लिन। मतलब इस पे जो है डिसिप्लिन लाया जाए फॉर दी ओवर कैपेसिटी एंड ओवर फिशिंग पिलर। जो ओवर कैपेसिटी है और ओवर फिशिंग पिलर से उनके लिए कुछ अनुशासन हो, ऐसा इंडिया ने एक रिपोर्ट दिया है WTO को। A case for intensity based subsidy approach which will be discussed at the Global Trade Organization's General Council meeting in Geneva। और ये चीज क्या है, यहाँ जो है सब्सिडी अप्रोच है वो डिस्कस की गई है जेनेवा में ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल मीटिंग। ठीक है, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 16 और 17 दिसंबर को। ये जो डेट है वो याद रखना है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ये जो मीटिंग है कब हेल्ड हुई थी। RBI के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कितना बड़ा पैराग्राफ दे देगा और ये सब पूछेगा कि जो पिलर्स हैं कितने हुए और ये जो डेट है कब हुई, कहाँ पे हुई ये मीटिंग और कौन से काउंसिल का नाम पूछ सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। इसको ब्लैंक दे देंगे और पूछ लेंगे। तो इस चीज को याद रखने में कि WTO बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम पे एक्सपेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55% इंडियन ग्रेड टू बी ग्लोबली एम्प्लॉयबल इन 2025 CII रिपोर्ट। अच्छा भाई, जो 55% इंडियन ग्रेजुएट हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं ग्लोबली मतलब उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा 2025 पे। और जो 2024 का डेटा है उसमें
51% को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। शोइंग इंडियाज इमर्जिंग रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल वर्कफोर्स डिमांड, द लेटेस्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंडिया स्किल्स की, वो ये बता रही है कि 51% को जो एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, 55% एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 25 में। ठीक है, आगे क्या कहते हैं रिपोर्ट? द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्री बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, जो CII है उसने प्रिपेयर किया है, किसके साथ मिलके? VBOX के साथ मिलके, एंड ऑल इंडिया काउंसिल और टेक्निकल एजुकेशन, जो AICT है, उसने भी इस रिपोर्ट को बनाने में मदद की है। नोट्स दैट मैनेजमेंट ग्रेजुएट 78%, मतलब जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, जो MBA करते हैं, 78% है हाईएस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी, उनको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। फिर उसके बाद कौन आते हैं? इंजीनियर स्टूडेंट आते हैं, BE BTech वाले, जो कि कितने परसेंट है? 71.5%। फिर उसके बाद है MCA स्टूडेंट, जो कि है 71%। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट में जो आते हैं वो साइंस ग्रेजुएट हैं, जो कि 58%। तो याद रखना है, जिनको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है वो कौन से हैं? मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, जिनकी संख्या है 78%। तो चलो, अच्छी बात है। आप कौन से ग्रेजुएट्स हो कमेंट करके बताना। इन appropriate जन धन अकाउंट हैव बीन 14.7 thousand करोड़ बैलेंस। ठीक है भाई, जो इनअप्रोप्रिएट ऐसे जन धन अकाउंट है, जिनको लोग खाता तो खोले हैं लेकिन उसमें लेन देन नहीं कर रहे हैं, उसको खोल के छोड़ दिए हैं बस, तो ऐसे में लगभग 14,000 करोड़ रुपए बैलेंस है, ऐसा जो है सरकार कह रही है। A total of 540 million accounts have been opened under PM जन धन योजना। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि जी ऐसा पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितने खाते खुले हैं, तो आंसर जो होगा 540 मिलियन, मतलब टोटल इतने खाते अभी तक खुले जा चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो कि इतने खाते इस योजना के तहत खुल चुके हैं, जिसमें से कितने 113 ऐसे हैं जो कि इन ऑपरेटिव है, मतलब इनको ऑपरेशन जो कस्टमर हो नहीं कर रहे हैं, मतलब खोल के भूल चुके हैं, ऐसे खाता है। ठीक है, दी इन ऑपरेटिव बैंक्स है वह बैलेंस, मतलब इनके पास जो बैलेंस है बताया कि 14,750 करोड़ है। और कब तक का डेटा है? नवंबर 20, मतलब जो नवंबर 20 है तब तक इतना पैसा इनके खाते में था। द परसेंटेज ऑफ इन ऑपरेटिव PMJDY अकाउंट्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिक्लाइन, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है उनमें कमी देखने को मिली है। तो कितने परसेंट हुआ है? 39.62, मतलब 39.62% इन मार्च 2017। मतलब ये मार्च 2017 में इतना था 39%, और ये हो गया 20% नवंबर में। तो लगभग कितना 19% की यहाँ पे कमी देखने को मिली है लगभग। पब्लिक सेक्टर बैंक में इनऑपरेटिव बैंक जो थे उनमें कमी आई है, क्योंकि RBI समय समय पे इनके लिए क्या स्कीम चलाता है, लोगों को जागरूक करता है, जिससे कि वो अपने अकाउंट पे जाए और जो भी पैसा इनका है वो उस पर लेन देन करे, और उसको उस तक जो इनके अकाउंट की जानकारी उन कस्टमर्स तक पहुंच सके। इंडिया सेट फॉर resilient growth in 25 S&P set for resilient growth. The Indian economy is set for resilient growth in 2025 on the back of strong urban consumption, steady services sector growth, and ongoing investment in infrastructure S&P. अच्छा, Global Rating had said it in its latest India Outlook, जो ग्लोबल रेटिंग्स है
उन्होंने ऐसा कहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी रेजिलियंट ग्रोथ है 2025 में। यहाँ पे क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग है अर्बन कंजम्पशन हो गई, स्टेडी सर्विस सेक्टर ग्रोथ, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होगी, एंड ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, द ग्लोबल रेटिंग एजेंसी केप्ट द फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी ग्रोथ आउटलुक अनचेंज। जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने जो जीडीपी ग्रोथ को 6.8% रखा है, मतलब पहले भी इतना था, उसमें कोई भी उसने परिवर्तन नहीं किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में भी 6.8% था और फाइनेंशियल ईयर 25 में भी 6.8% ही रहेगा। और यहाँ पे जो स्लोअर फिजिकल इम्पल्स है टेम्परिंग अर्बन डिमांड, जबकि यहाँ पे कुछ कुछ हमें चीजें स्लो देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद इसने रेट को क्या है अनचेंज रखा है। तो याद रखना है कि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने ग्रोथ कितना रखा है, 6.8% है, जो को याद रखना है इस चीज को। मर्चेंट शिपिंग बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अच्छा, जो मर्चेंट शिपिंग बिल है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में। अ बिल टू एक्सपेंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओनरशिप, एक ऐसा बिल जो एलिजिबिलिटी मतलब जो लोग एलिजिबल हैं उनकी क्राइटेरिया को ओनरशिप के लिए बढ़ाता है, वो बिल क्या है लोकसभा पे इंट्रोड्यूस हो गया है। और ये किसके लिए है, मर्चेंट शिपिंग व्हीकल्स वेसल्स के लिए है। एंड प्रोवाइडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑन मैरीन कंसल्टीज। जो मैरीन कंसल्टीज है मतलब लगभग फिशरी विभाग, फिश से रिलेटेड है, उसको जो सा वगैरह में फिश पकड़ने जाते हैं उसके उसी के लिए बिल आया हुआ है। काजुअलिटी was introduced in the Lok Sabha. Okay. Merchant Shipping Bill 2024 empowers the central government to take charges. मतलब ये जो बिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगा कि वो चार्ज ले सकेंगे डिटेन व्हीकल्स विद इन इंडिया और कोस्टल वाटर पे जो भी व्हीकल्स है या जहाज आते हैं जो अवैध होते हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लेने के लिए ही ये बिल को लाया गया है। और जिनकी नेशनैलिटी नहीं होती, विदाउट नेशनैलिटी मतलब कोई ऐसा है जो दूसरी कंट्री से आ रहा है, उसके पास कुछ भी यहाँ की नेशनैलिटी नहीं है या परमिशन नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए इस बिल को पेश किया गया है। इफ सच व्हीकल इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, मतलब वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है टू फ्लाई द फ्लैग ऑफ अ स्टेट और है लॉस्ट सच राइट्स, तब इनके खिलाफ इस बिल के थ्रू कार्रवाई की जाएगी। The bill seeks to repeal the Merchant Shipping Act 1958। ये जो बिल किसको रिप्लेस करेगा, 1958 एक्ट जो है मर्चेंट शिपिंग एक्ट उसको। एंड प्रोवाइड दी कंटेम्पोरेनियस फ्यूचरिस्टिक एंड डायनामिक लेजिस्लेशन, मतलब ये जो अपग्रेडेड जो रूल्स हैं उनको यहाँ पे लेकर आया हुआ है। टू मीट द रिक्वायरमेंट इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल है जिनको पुरानी चीज़ों के नए काफ़ी चीज़ों को बदल के नए में रिप्लेस करेगा। ठीक है। चाइना एक्सपोर्ट स्लो, इंपोर्ट सिंक अहेड ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। ठीक है, चाइना का जो एक्सपोर्ट है स्लो है। चाइना एक्सपोर्ट स्लो शार्पली एंड इंपोर्ट अनएक्सपेक्टेडली श्रैंक, मतलब जो चाइना है उसका जो एक्सपोर्ट है वो कमी हुई है, उसके इंपोर्ट में वृद्धि हुई है, ऐसा इस न्यूज पे कहा गया है। मतलब ये चिंताजनक विषय है चाइना के लिए, मतलब चाइना दूसरे नंबर पे है। मतलब जो इकोनॉमिक बात करें तो पहले भी यूएसए होता है, उसके बाद चाइना होता है, फिर जो दूसरे कंट्री होते हैं जैसे इंडिया हो गया और जापान हो गया, तो फिर रसिया और भी जो कि हैं क्या साउथ कोरिया वगैरह, इन सब की इकोनॉमी होती है। पहले दूसरे में यूएसए और चाइना होती है। ठीक है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, क्योंकि पहले थे अभी जो बाइडेन थे तो चाइना के लिए कुछ चीज़ें ईजी थी, लेकिन अब फिर से ट्रंप आ गए हैं तो
हो सकता है कि वो पुराने बैरियर्स को फिर से वापस लगा दे चाइना के ऊपर। डिसअपॉइंटिंग ट्रेड फिगर्स, मतलब जो फिगर है ट्रेड के वो अच्छे नहीं है। अदर इंडिकेटर्स शोइंग टू पैची ग्रोथ। पैची मतलब क्या होता है? गड़बड़ ग्रोथ, मतलब जो स्थिर ना हो, ऐसी ग्रोथ है। सजेस्टिंग बीजिंग्स नीड टू डू मोर, मतलब बीजिंग को और अच्छा करने की जरूरत है। टू सोर अप अ फ्लैटरिंग इकोनॉमी दैट इज ओनली लाइक टू फेस फर्दर चैलेंजेस, मतलब अगर बीजिंग कुछ बेहतर करेगा तभी वो चैलेंज फेस कर पाएगा नेक्स्ट ईयर पे जो भी चैलेंजेस हैं ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो इस चीज को इस न्यूज पे बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है टीएमएससी रेवेन्यू जंप 34% इन नवंबर साइन ऑफ एआई डिमांड। ठीक है, टीएमएससी क्या है? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सीओच सेल रोज 34%। जो ताइवान की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो बिक्री है 34% बढ़ गई है नवंबर पे। ये रिफ्लेक्ट करता है सस्टेन ग्रोथ फॉर एआई डिमांड। जो सस्टेन ग्रोथ है वो एआई डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ रही है, ऐसा इस चीज को कहा जा रहा है। डिस्पाइट कंसर्न दैट डेटा सेंटर बिल्डिंग विल स्लो। ओके, डेटा सेंटर जो बिल्डिंग है वो धीरे है, जो कि एक कंसर्न भी है। दी गो टू चिप मेकर फॉर एप्पल, मतलब ये जो कंपनी है वो एप्पल के लिए भी चिप बनाती है। एंड एनवीडिया कॉर्प रिपोर्टेड मंथली सेल, और इसकी जो एनवीडिया है उसके साथ ही है जो एक और कंपनी है उसका जो मंथली सेल है इतने डॉलर का हुआ, $276 बिलियन का हुआ है, जो कि $8.5 बिलियन होता है एनटी इतना। ठीक है, द कंबाइंड सेल इन अक्टूबर एंड नवंबर रोसेस 31.4%। इतने परसेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है दोनों की जो कंबाइंड सेल है। और एक कौन प्रकाशित किया है? ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आती है उसमें ऐसा बताया गया है कि जो ग्रोथ हुआ है 36.3% हुआ है इन दी करंट क्वार्टर में। ओके, टीएमएससी शेयर अप टू 80%। टीएमएससी का जो मार्केट शेयर है कितना है? 80% है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है एयरलाइन फोरकास्ट 2025 ग्रोथ डिस्पाइट सप्लाई चेन इशू। ग्लोबल एयरलाइन बॉडी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन forecasted industry-wide 2025 revenue of more than $1 trillion। उन्होंने जो रेवेन्यू को आंका है वो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा को ग्रोथ का अनुमान लगाया है। ठीक है, रिकॉर्ड पैसेंजर नंबर ऑन ट्यूसडे, मतलब जो पैसेंजर नंबर है वो ज्यादा रहे होंगे तभी इन्होंने ग्रोथ का अनुमान लगाया है। डिस्पाइट हॉट इट्स चीफ विल वेसेस सेड अनएक्सेप्टेबल डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग न्यू प्लान्स, मतलब जो अनएक्सेप्टेबल डिफिकल्टीज आ रही हैं न्यू प्लान्स के ऊपर, ऐसा इस न्यूज पे बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट Amazon sets aside 1,000 crore for startup via संभव फंड। Amazon 1,000 करोड़ रुपए जुटाएगा संभव फंड के द्वारा। और ये किस चीज में काम आएगा ये फंड? इसका आएगा स्टार्टअप में। और इसमें क्या क्या आएगा, मतलब ये फंड जो स्टार्टअप है, कौन से स्टार्टअप हैं? जैसे होम किचन प्रोडक्ट्स, और हो गया टेक्सटाइल, हो गया टॉय, हो गया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। ठीक है, हेल्थ न्यूट्रिशन का जो भी है उनसे रिलेटेड जो भी वस्तु आती है उनके लिए है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे लगाएगा। और द कंपनी हैज बीन वर्किंग विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो अमेजन है फॉरेन ट्रेड के साथ वर्क कर रहा है टू लिवरेज डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, मतलब एक्सपोर्ट हब को मजबूत बनाने के लिए, उसके लिए फंडिंग के लिए। हैविंग टू बूस्ट एमएसएमई एक्सपोर्ट, और ये एमएसएमई के लिए भी काम करेगा, जो कि बूस्ट करेगा एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में एमएसएमई को बढ़ावा देगा अमेजोन इस फंड के थ्रू। कौन से फंड के? संभव फंड के। याद रखना इंपॉर्टेंट, मतलब इस पे क्वेश्चन बन सकता है कुछ ना कुछ। IIT Madras comes out with world first detailed 3D image of fetal brain। fetal brain मतलब जो अंदर का ब्रेन पार्ट होता है वो। IIT मद्रास यहाँ पे बन चुका है दुनिया का पहला डिटेल्ड 3D इमेज लॉन्च करने वाला ब्रेन का। तो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है।
पहली बार कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करता है तो उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट डिटेल 3D इमेज निकाला है फ्यूटल ब्रेन का, वो है IIT मद्रास। 3D high resolution image of the fetal brain, pushing the frontiers of brains mapping technology and placing India in the global league of brain mapping science। ठीक है, this data set Dharani is open source मीनिंग इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल रिसर्चर्स। धारनी जो पोर्टल है उस पर इस चीज को डाला गया है, इस फोटो को जो 3D इमेज है उसको। और ये जो पोर्टल है सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, ऑल रिसर्चर्स के लिए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे की न्यूज। IIT दिल्ली, III कानपुर एमंग वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटी फॉर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है उसके लिए टॉप में है IIT दिल्ली और IIT कानपुर। मतलब टॉप जो 100 यूनिवर्सिटी है उनमें इन दोनों जो IITs का नाम है। ठीक है, दिल्ली टॉप एमंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर सस्टेनेबिलिटी, जंपिंग टू 55 places to reach 171 globally। ओके, अकॉर्डिंग टू QS ranking announced on Tuesday, a total of 78 universities have featured in 2025 QS sustainability ranking, with 9 of the top 10 institutions in the country improving their rankings this year and 21 new institution making an entry। ठीक है, तो जो 21 जो नए इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अभी रजिस्टर किया है। यहाँ पे 10 में से 9 इंस्टीट्यूशन है जो इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी रैंकिंग को। ठीक है, नेट इनफ्लोज इनटू इक्विटी स्कीम्स फेल। मतलब जो इक्विटी स्कीम है उनमें जो इनफ्लो आया है वो 14% की उसमें कमी आई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इनफ्लो मॉडरेटेड इन नवंबर में थोड़ा सा अच्छा था जो कि डाउन हो गया, डिक्लाइन हो गया लमसम इन न्यू फंड ऑफरिंग कलेक्शंस। ठीक है, एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम रिसीव 35,943 करोड़। नवंबर में जो स्कीम है उतने करोड़ का रिसीव करती है और जो कि डाउन हो जाता है। मतलब अक्टूबर में थोड़ा सा अच्छा था, फिर नवंबर में 14% से डाउन हो गया फॉर ऑल टाइम हाई इनफ्लो ऑफ इतना, जो कि कितना था 41,887 करोड़। अक्टूबर पे इतना था और इतना हो गया, वही चीज को बताया है। देयर वाज हाइटेंड वॉलेटिलिटी ड्यू टू वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स, इन वजह से इनमें कमी देखने को मिली है। इन्वेस्टर ऑप्टिंग अ वेट एंड वॉच अप्रोच फॉर बिग टिकट इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन अ डिक्लाइन लम सम फ्लोज एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, तो ये सब रीजन इसमें बताए गए हैं और जो इन्वेस्टर है इन चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसा इस न्यूज पे कहा गया है। ठीक है, याद रखनी इसको। अगला न्यूज पे आ जाते हैं। जो मार्केट रेगुलेटर वाइडन स्कोप फॉर T+0 सेटलमेंट टू टॉप 500 स्टॉक फ्रॉम जनवरी 31। ठीक है, जो T+0 जो सेबी का जो सेटलमेंट है वो उसी दिन हो जाता है, जो T1 सेटलमेंट है वो एक दिन बाद होता है। तो ये जो न्यूज है इसके ऊपर T2 के ऊपर, T+0 के ऊपर है। The Security and Exchange Board of India on Tuesday announced that the top 500 stock will be eligible for the same day। मतलब जो 500 स्टॉक हैं वो एलिजिबल हो चुके हैं सेम डे सेटलमेंट के लिए, जो कि T+0 के नाम से जाना जाता है। This move is seen as a fresh push to ready the market ecosystem। मार्केट इकोसिस्टम को बेहतर बनाएगा और स्पीड अप करेगा सेटलमेंट साइकिल को, विच करंटली स्टैंडर्ड, जो कि ये अभी जो 500 है वो किसमें काम कर रहे हैं, T+1, मतलब एक दिन बाद इनका जो सेटलमेंट होता है। दी वाइडर एलिजिबिलिटी विल बी बिकम इफेक्टिव 31 जनवरी 2025। मतलब जो एलिजिबिलिटी है इनकी कब से होगी, 31 जनवरी 2025 से होगी। दी सेम डे सेटलमेंट साइकिल विल कंटिन्यू ऑप्शनल। मतलब ये जो सेम डे सेटलमेंट है वो कोई कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। या तो T+1 पे जाए या तो फिर T+0 पे, जो भी हमारे स्टॉक्स होते हैं वो तय कर सकते हैं। ओके, डिजीलॉकर में बी यूज्ड टू इजी दी प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अनक्लेम्ड एसेट्स। ठीक है, जो डिजीलॉकर है वो आसान बनाएगा अनक्लेम्ड एसेट्स के जो भी क्लेम करते हैं उसके प्रोसेस को, ऐसा इस न्यूज पे कहा गया है। और ये कौन करेगा, सेबी करेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड
Exchange Board of India proposed leveraging the DigiLocker platform to streamline the process of claiming unclaimed asset to decrease डिसीज इन्वेस्टर, ठीक है, जिनको ऐसे इन्वेस्टर जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्कशन पेपर द रेगुलेटर हैज प्रपोज्ड डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, उन्होंने जो सेबी प्रस्तावित किया है डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड्स को जो कि रिक्वायर्ड है, इनको जरूरत है कि अपना डीमैट प्रोवाइड करे और एमएफ होल्डिंग स्टेटमेंट दे, किसमें, डिजी लॉकर पे। तो ऐसे सेबी जो है लगभग डिजी लॉकर जो लॉकर है उस पे उसके साथ वर्क कर रहा है जो कि डिसीज इन्वेस्टर्स को इसके हेल्प करेगा, ठीक है। तो लास्ट न्यूज है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनआरआई ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स प्रपोज। अब ये भी सेबी के ऊपर, देखो कितनी सारी सेबी की न्यूज है, मतलब फाइनेंस से ही रिलेटेड इस पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। The Security and Exchange Board of India has proposed simplification of the process of for non-resident Indians, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ऐसे जो विदेश से आके भारत पे काम कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, उनको एनआरआई बोला जाता है, टू ट्रेड इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इनके लिए कुछ आसान किया है सेबी, जो है सिंप्लीफिकेशन लाया हुआ है, मतलब जो डेरिवेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो इनमें कुछ तरलता प्रदान की गई है सेबी के द्वारा एनआरआई को। करंटली एनआरआई आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कस्टोडियल पार्टिसिपेंट कोड फ्रॉम द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब जो अभी एनआरआई है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से ही परमिशन लेते हैं, उनको ये जरूरत होता है कस्टोडियल पार्टिसिपेशन, तभी वो आगे इन डेरिवेटिव्स को ले सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। थ्रू क्लियरिंग मेंबर, मतलब इनके लिए क्लियरिंग मेंबर का होना जरूरी है, तभी ये डेरिवेटिव्स में लिस्टेड होते हैं। फर्दर दे आर अलाउड टू डील विद दी वन, अब जो है इनको छूट दी गई है कि ये अलाउ कर डील के लिए अलाउ होंगे एक क्लियरिंग मेंबर पर ही, वन क्लियरिंग मेंबर एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे इनको एक क्लियरिंग मेंबर ही दिखाना होगा, ऐसा इस न्यूज पे कहा गया है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देखो, इस पे जितने भी न्यूज है हर कुछ ना कुछ फाइनेंस से ही रिलेटेड है, इस पे कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का न्यूज नहीं है, इस पे आपको समय देना होगा तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आप इन्हें अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इनमें अगर आप टाइम दोगे तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, और जितने भी न्यूज है सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ इस पे ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं आएगी, कहीं ना कहीं पे जरूर ये चीज़ें काम करेंगी। तो इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक वगैरह कर लेना और इसको सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच जो वीडियो पहुंचे, कम से कम जिसको ज़रूरत है उस तक तो पहुंच ही जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको करंट अफेयर में प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनको एक्यूरेसी नहीं होती है, श्योर नहीं होते हैं, अगर वो ये डेली सेशन देखेंगे जरूर फायदा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखना इस वीडियो को, ऐसा आपसे उम्मीद है। थैंक यू।